नमस्कार। अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी भी रीडेवलपमेंट के रास्ते पर है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस मुश्किल सफर में आपके कानूनी अधिकार क्या हैं। तो चलिए आज इसी की एक पूरी चेकलिस्ट तैयार करते हैं। और देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, क्या बिल्डिंग अब उस मोड़ पर आ गई है? मतलब एक तरफ है लगातार बढ़ता हुआ रिपेयर का खर्चा और दूसरी तरफ एक नए मजबूत घर का सपना। फैसला लेना आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये बात रीडेवलपमेंट पर बिल्कुल 100% फिट बैठती है। ये पूरा प्रोसेस ना कानूनी लड़ाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिए, एक अच्छे वकील का असली काम लड़ाई लड़ना नहीं बल्कि लड़ाई होने से रोकना होता है। और हमारा मकसद भी यही है कि सही जानकारी से इन सब झंझटों से बचा जा सके। तो फिर शुरू कहाँ से किया जाए? ये प्रोसेस आखिर ऑफिशियल तौर पर स्टार्ट होता कैसे है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि रीडेवलपमेंट का प्रोसेस कमेटी शुरू करती है। जी नहीं, इसकी शुरुआत होती है आपसे, यानी सोसाइटी के मेंबर्स से। जब आप लोग मिलकर फॉर्मली अपनी मैनेजिंग कमेटी को अप्लाई करते हैं, तब जाकर ये प्रोसेस शुरू होता है। और ये नौबत आती ही तब है जब रिपेयर का खर्चा एक नई बिल्डिंग बनाने से भी ज्यादा लगने लगता है। अच्छा, तो एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो आता है सबसे जरूरी फेज, प्लानिंग का। यहीं पर सही एक्सपर्ट्स और एक बिल्कुल मजबूत फाइनेंशियल प्लान की नींव रखी जाती है। और ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आपका वकील हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट यानी पीएमसी के वकील से अलग मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों? ताकि कोई हितों का टकराव, जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वो ना हो। आपका वकील सिर्फ और सिर्फ आपकी यानी सोसाइटी के हक की बात करेगा, किसी और के एजेंडे पे काम नहीं करेगा। ये आपकी पहली और सबसे मजबूत ढाल है, याद रखिएगा। एफएसआई, ये शब्द तो आपने कई बार सुना होगा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये सरकार का बनाया वो नियम है जो ये तय करता है कि आपकी जमीन के टुकड़े पर कुल मिलाकर कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है। रीडेवलपमेंट का पूरा हिसाब किताब, सारा गणित इसी एक नंबर पर टिका होता है। और दूसरा सबसे जरूरी शब्द है कारपेट एरिया। सीधी सी बात, ये वो असली जगह है जो आपको अपने घर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए मिलती है। बिल्डर आपको बिल्ट अप, सुपर बिल्ट अप जैसे शब्दों में फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, कारपेट एरिया। क्योंकि आखिर कालीन तो आप वहीं बिछाएंगे ना। अब ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट सुनने में भले ही थोड़ी टेक्निकल लगे, पर इसका पूरा सार इन 5 कदमों में है। असल में यही वो रिपोर्ट है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। मतलब क्या ये प्रोजेक्ट पैसे के हिसाब से मुमकिन है भी या नहीं, और आपको यानी मेंबर्स को आखिर में कितना फायदा मिलेगा, इस रिपोर्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आते हैं उस पड़ाव पर जहां सबसे ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखना होता है, एक सही डेवलपर को चुनना और फिर उसके साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर साइन करना। एक बात हमेशा याद रखिए, एक अच्छा डेवलपर चुनने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसमें टेंडर निकालना, फिर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका सभी मेंबर्स के सामने प्रेजेंटेशन होना और आखिर में स्पेशल जनरल मीटिंग में वोटिंग से फैसला लेना, ये सभी स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। कोई भी फैसला बंद दरवाजों के पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। अपना घर तब तक खाली मत कीजिए जब तक डेवलपर के हाथ में बिल्डिंग प्लान की फाइनल अप्रूवल और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जैसी सारी की सारी परमिशंस ना आ जाएं। मैं फिर से दोहरा रही हूं, घर खाली करने की जल्दी बिल्कुल मत करना। हजारों लोग ये गलती करके सालों तक बिना घर और बिना किराए के भटकते रहे हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट ही आपका कानूनी सुरक्षा कवच है। इसमें हर छोटी बड़ी बात साफ साफ लिखी होनी चाहिए, जैसे कि काम पूरा होने की टाइमलाइन क्या है, किराया और कॉर्पस फंड की डिटेल्स क्या है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, भविष्य में अगर सरकार एफएसआई बढ़ाती है तो उसका फ़ायदा मेंबर्स और डेवलपर के बीच कैसे बटेगा। ये एक क्लॉज आपको भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सकता है। अब देखिए, रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है तो असहमति भी होगी, ये बहुत आम बात है। तो चलिए देखते हैं कि इन कानूनी अड़चनों को पार करने के लिए आपके अधिकार क्या कहते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, अगर सोसाइटी की मेजॉरिटी यानी 51% से ज्यादा मेंबर्स रीडेवलपमेंट के लिए राजी हैं, तो कुछ लोग मिलकर प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में ये बात साफ की है। बहुमत के फैसले का सम्मान करना ही होता है और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं।
ये स्लाइड एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करती है कि केस करना कहाँ है। याद रखिए, रीडेवलपमेंट से जुड़ा कोई भी मामला कोऑपरेटिव कोर्ट में नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून की नज़र में ये सोसाइटी का बिजनेस नहीं माना जाता। हाँ, अगर डेवलपर की सर्विस में कोई कमी है तो आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत के 3 सबसे बड़े सबक, आपका रीडेवलपमेंट शील्ड, उसे एक बार फिर दोहराते हैं। पहला, एक इंडिपेंडेंट वकील जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे। दूसरा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की पूरी समझ, ताकि आपको पता हो कि आपको आखिर मिल क्या रहा है। और तीसरा, जब तक सारी फाइनल अप्रूवल ना मिल जाए, घर खाली करने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। ये 3 बातें आपको हर मुश्किल से बचाएंगी। तो सवाल यही है कि क्या सही जानकारी और कानूनी समझ के साथ रीडेवलपमेंट का ये सफ़र, जो एक डरावने सपने जैसा लग सकता है, वो आपके लिए एक सच हुए सपने में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। याद रखिए, इस पूरी प्रक्रिया में आपका ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।